उस खंडहर हवेली की बंद खिड़की के पीछे मैंने एक पल के लिए एक धुंधला सा चेहरा देखा जो सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। अजीब बात यह थी कि वो हवेली दशकों से वीरान थी, उसमें कोई इंसान नहीं रहता था। मैं आर्यन, 25 साल का एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर, इस दूर दराज के गांव में अपनी नई परियोजना के लिए आया था। मेरा मकसद यहां की वास्तुकला को अपने कैमरे में कैद करना था, खासकर गांव के छोर पर खड़ी वो पुरानी हवेली जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। गांव वाले उसकी डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन मैं उन अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देता था। मेरे लिए वो सिर्फ एक बेहतरीन सब्जेक्ट थी, जीर्ण शीर्ण लेकिन रहस्यमयी। अपनी डिजिटल कैमरा किट के साथ मैंने अपने टेंट से निकलकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। एक हल्की ठंडी हवा चली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, मानो हवेली मुझे अपनी ओर बुला रही हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही धूल और सीलन की एक अजीब गंध ने मुझे घेर लिया। हर कमरा सन्नाटे में डूबा था, सिवाय मेरे कदमों की गूंज के। मैं तस्वीरों के लिए सही एंगल खोज रहा था, तभी एक टूटी हुई अलमारी के पास मेरी नजर जमीन पर पड़ी। एक पुरानी मुड़ी हुई गुड़िया पर पड़ी। उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी मुझसे सीधे घूर रही थी। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दूर हवेली के ऊपरी हिस्से से एक छोटी लड़की के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम आ गए। मेरा दिल उछलकर मेरे गले में आ गया। वहां कोई नहीं था। मैंने पूरे गांव में किसी बच्चे को नहीं देखा था, और यह हवेली तो बरसों से खाली पड़ी थी। क्या यह सिर्फ हवा का धोखा था या मेरे दिमाग का फितूर? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर गई। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन मेरा पेशेवर दिमाग कहता रहा कि यह सिर्फ थकान या कल्पना है। मैंने कैमरे को उठाया और उस आवाज की दिशा में ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां चरमरा रही थी, हर कदम पर लगता था कि अब टूट जाएंगी। ऊपर पहुंचकर मैंने एक बड़े अंधेरे हॉल में प्रवेश किया। यहां ज्यादा धूल थी और खिड़कियां मकड़ी के जालों से ढकी थी। तभी एक पुराना लकड़ी का झूला जो बीच हॉल में लटका था धीरे धीरे हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, खिड़कियां बंद थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को खींचा और एक कमरे में झांका, जहां एक बिस्तर पर धूल से ढके कुछ कपड़े पड़े थे। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। एक पल के लिए मैंने परछाई में एक पतला सा आकृति देखी जो तेजी से गायब हो गई। रात में अपने टेंट में वापस आकर भी मुझे उस गुड़िया की आंखें और वो फुसफुसाहट परेशान कर रही थी। मैंने गांव के कुछ बूढ़े लोगों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि यह हवेली एक जमाने में एक खुशहाल परिवार की थी, लेकिन परिवार की सबसे छोटी बेटी निशा एक रहस्यमयी बीमारी से मर गई थी। उसकी मां दयावती पर गांव वालों ने जादू टोना करने और अपनी बेटी की बलि देने का आरोप लगाया था। गुस्से में भीड़ ने उसे जला दिया था और मरने से पहले उसने हवेली और गांव पर एक भयानक शाप दिया था। उसने कहा था कि वो कभी नहीं जाएगी, उसकी आत्मा यही भटकती रहेगी, और जो कोई भी उसके राज को उजागर करने की कोशिश करेगा उसे वो अपने साथ ले जाएगी। मेरी तर्कवादी सोच हिलने लगी थी। अगले दिन मैं फिर हवेली गया, लेकिन इस बार मेरा मकसद तस्वीरें लेना नहीं, बल्कि उस रहस्य को सुलझाना था। हर दरवाजे के पीछे मुझे निशा की उपस्थिति महसूस हो रही थी। एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर बच्चों के हाथ की कुछ तस्वीरें बनी थी। डायरी में निशा की लिखावट में कुछ अजीबोगरीब चित्र और एक ही शब्द बार बार लिखा था, मां छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगने लगा कि दयावती शायद उतनी बुरी नहीं थी जितनी गांव वाले कहते थे। शायद निशा की मृत्यु का राज कुछ और था और दयावती उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। डायरी के अंतिम पन्ने लगभग फाड़ दिए गए थे, लेकिन एक चित्र साफ था, एक कटी हुई उंगली और खून का धब्बा। यह किसी बलि का संकेत नहीं था, बल्कि किसी बीमारी का लग रहा था, या शायद जहर का। मुझे लगा कि दयावती ने निशा को बचाने के लिए कुछ किया होगा, लेकिन वो असफल रही। तभी हवेली के सबसे पुराने और वीरान हिस्से तहखाने से एक धीमी करहाने की आवाज आई। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और हिम्मत करके नीचे गया। तहखाना नमी और मिट्टी की गंध से भरा था। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का पिंजरा था और उसके अंदर कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी। यह देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। ये हड्डियां किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि एक इंसान की छोटी हड्डियों का ढेर था, और उन्हीं हड्डियों के बीच निशा की वही गुड़िया पड़ी थी जिसकी एक आंख गायब थी। ये पिंजरा, ये हड्डियां,
क्या दयावती को इसी में बंद किया गया था, या निशा को? अचानक पिंजरे के पीछे की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। मैंने उसे धकेला और अंदर झांका। ये एक छोटी सी गुप्त कोठरी थी और वहां एक पुरानी अलमारी थी। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक और डायरी मिली। ये दयावती की थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था कि निशा को एक दुर्लभ और भयानक बीमारी थी जो धीरे धीरे उसे खा रही थी। गांव वाले इसे शाप मानते थे और दयावती को डायन कहते थे। दयावती अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। उसने जड़ी बूटियां, तांत्रिक अनुष्ठान सब कुछ किया, लेकिन निशा की हालत बिगड़ती गई। उसने लिखा था कि एक दिन निशा का दर्द इतना बढ़ गया कि वो पागल हो गई और खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। दयावती ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया ताकि वो खुद को और दूसरों को चोट न पहुंचाए। उसने लिखा, मैंने उसे बचाने के लिए क्या नहीं किया, पर गांव वालों ने मुझे डायन समझा। उन्होंने मुझे तब मारा जब मैं अपनी बेटी के लिए अंतिम दवा खोज रही थी। मेरे मरने के बाद निशा भी वही पिंजरे में मर गई होगी। मैं कोई डायन नहीं थी, मैं बस एक मां थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक सूखा हुआ फूल और एक खून का धब्बा था। और फिर अचानक कोठरी में एक ठंडी हवा का झोंका आया। पिंजरे में रखी गुड़िया हिलने लगी और गुड़िया की दूसरी आंख से, जो अब तक खाली थी, लाल रंग का द्रव रिसने लगा। दीवार पर परछाई में एक दुबलिप्त्री आकृति उभरी। एक महिला जिसके बाल बिखरे थे और आंखें दर्द से भरी थी। ये दयावती की आत्मा थी। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चीख रही थी, मैं डायन नहीं हूं। उसका दर्द, उसका गुस्सा, ये सब मुझे अंदर तक भेद गया। मैं चीखा, मुझे पता है तुम डायन नहीं थी। दयावती की आत्मा की आकृति कुछ पल के लिए शांत हुई, जैसे उसने मेरे शब्दों को सुना हो। उसकी आंखों में दर्द के साथ एक हल्की सी शांति दिखी। फिर वो धुंधली होती चली गई और अंततः गायब हो गई। पिंजरे से लाल द्रव रिसना बंद हो गया और गुड़िया स्थिर हो गई। हवेली का माहौल, जो अब तक भारी और डरावना था, अचानक हल्का लगने लगा। शायद मेरी बात सुनकर या सच्चाई के सामने आने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। मैं उस तहखाने से बाहर निकला, पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ, और दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरे हाथ में दयावती की डायरी थी, जो अब एक निर्दोष मां की दुखद कहानी का प्रमाण थी। गांव वापस आकर मैंने सरपंच और कुछ बूढ़े लोगों को दयावती की सच्चाई बताई। उन्होंने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने डायरी दिखाई और तहखाने की स्थिति का वर्णन किया तो उनके चेहरे पर पछतावे के भाव तैर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष महिला पर कितना बड़ा अन्याय किया था। अगले कुछ हफ्तों में मैंने हवेली की और तस्वीरें ली, लेकिन इस बार एक अलग नजर से, दर्द और सहानुभूति की नजर से। मैंने गांव के स्कूल में बच्चों को निशा और दयावती की सच्ची कहानी सुनाई, ताकि उन्हें पता चले कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने अपनी फोटोग्राफी परियोजना को भूत बंगला की बजाय दयावती का दर्द नाम दिया। अब जब मैं उस हवेली को देखता हूं तो मुझे उसमें डर नहीं, बल्कि एक मां के अनकहे दर्द और अन्याय की कहानी दिखाई देती है। मैंने उस हवेली में फिर कभी कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी, न कोई गुड़िया हिली, न कोई परछाई दिखी। शायद दयावती की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी, लेकिन मेरे अंदर उस रात का अनुभव, उस मां का दर्द और अंधविश्वास की कड़वी सच्चाई हमेशा के लिए बस गई थी। मैं अब सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, बल्कि उन कहानियों को भी सुनता हूं जो आंखों से दिखाई नहीं देती। मुझे पता है कि दुनिया में ऐसे कई राज हैं जो सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनकी आंखें डर के बजाय सच्चाई को देखने की हिम्मत रखती हैं।